हेलो बच्चों। हमने जो पॉलिटिकल साइंस का जो वीडियो स्टार्ट किया था, ठीक है। हमने जो पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने देखा भी था, जो चैप्टर था हमारा शीत युद्ध का दौर, ठीक है। और आज इस वीडियो में उसके आगे वाले भाग को हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एक सवाल ये बनता है कि शीत युद्ध क्या है, ठीक है। तो आपका जवाब होना चाहिए शीत युद्ध का मतलब होता है वाक युद्ध, ठीक है। अब वाक युद्ध का मतलब क्या होता है? बोली का युद्ध। इसमें कोई हथियारों की युद्ध नहीं होती। हाँ, युद्ध की पूरी संभावना होती है, डर रहता है, तनाव रहता है, भय रहता है, ईर्ष्या रहता है, संघर्ष जारी रहता है, लेकिन कोई इसमें युद्ध नहीं होता है, ठीक है। और एक चीज और है कि शीत युद्ध किनके किनके बीच हुआ था। अगर ये प्रश्न किया जाए तो आपको जवाब देना है, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। वैसे तो शीत युद्ध अनेक देशों के बीच होता रहता है, ठीक है, लेकिन आपको जवाब देना है अभी जो आपका चैप्टर के अकॉर्डिंग है, जो एक अमेरिका और दूसरा जो था सोवियत संघ, ठीक है। ये चला था 1900 कितना, कब से 1945 से लेकर 1991 तक शीत युद्ध जारी था, ठीक है। इतना जरूर समझिए। अब एक चीज और बताते हैं आपको कि देखिए मेरा जो टॉपिक है वो लिखा हुआ है दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, ठीक है। तो दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ का क्या मतलब है कि जो पूरा विश्व है वो दो हिस्सों में बट गया, ठीक है। जो पूरा विश्व है, ये पूरा जो वृत्ताकार भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये दो हिस्सों में बट गया है, ठीक है। एक हिस्सा जो था वो पश्चिमी यूरोप हो गया और दूसरा जो था वो पूर्वी यूरोप हो गया, ठीक है। और पश्चिमी यूरोप का नेतृत्व करता कौन था? अमेरिका। और पूर्वी यूरोप का कौन था? सोवियत संघ, ठीक है। और इन्हीं के बीच अमेरिका और सोवियत संघ, इन्हीं दोनों के बीच शीत युद्ध जारी रहा था। कब से कब तक बचे? 1945 से 1991 तक जारी रहा, ठीक है। एक चीज और है, प्रश्न कैसे पूछता है आपसे? प्रश्न ऐसे पूछेगा कि पहली दुनिया किसे कहा जाता है, तो ये याद रखना अमेरिका को, ठीक है। और दूसरी दुनिया तो ये सोवियत संघ, इतना जरूर याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं, एक चीज और बताते हैं कि जो पश्चिमी यूरोप था उसमें कुछ देशों के हमने नाम भी लिखा है, ब्रिटेन, नॉर्वे, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, ठीक है। और जो पूर्वी यूरोप में हमने लिखा है यानी कि सोवियत संघ में लिखा है पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, अन्य देश भी थे, ठीक है। तो एक बात हमेशा याद रखना थोड़ा सा, ये जो हमने एक लाइन, जो लंबी सी लाइन खींचा है, ये एक तरह से दीवार है और ये दीवार पूरी विश्व को दो हिस्सों में बांट रही है। और ये दीवार कहां पर थी? तो ये जर्मनी की राजधानी बर्लिन में थी, ठीक है बच्चे। और जर्मनी दो हिस्सों में भी बढ़ गया, एक पश्चिमी जर्मनी हो गया और एक क्या हो गया? पूर्वी जर्मनी हो गया, ठीक है। तो जब हम इस चैप्टर के ये जो पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी, बर्लिन की दीवार, ये सब हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में बस इतना आप जानिए कि जो पूरा विश्व था वो दो हिस्सों में बट गया था और एक जो था वो पश्चिमी यूरोप हो गया, दूसरा जो था पूर्वी यूरोप। और पश्चिमी यूरोप का नेतृत्व करता कौन था? अमेरिका। और पूर्वी यूरोप का कौन था? सोवियत संघ, ठीक है। और पहली दुनिया किसे कहा जाता है? तो अमेरिका को। और दूसरी दुनिया किसे कहा जाता है? सोवियत संघ को, ठीक है। इतना जरूर याद रखें। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए मुझे लिखा हुआ है कि नाटो, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। और एक बात बता दूं कि नाटो जो था वो अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा, ठीक है। ये अमेरिका के द्वारा बनाया गया सैन्य संगठन था, इसमें कई देश शामिल थे, ठीक है। तो जरा देख लेते हैं कि नाटो से सवाल कैसे पूछे जाते हैं। देखिए नाटो का स्पेलिंग देख लीजिए, NATO, ठीक है। तो एन का मतलब क्या होता है? नॉर्थ। ए का मतलब क्या होता है? अटलांटिक। टी का मतलब क्या होता है? ट्रीटी। और ओ का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। यानी कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन होता है, ठीक है। हिंदी में बात करते हैं, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है। और एक सवाल यहां से ये पूछा जाता है कि इस नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपको जवाब देना है कि 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी और इसमें 12 देश जो थे वो शामिल थे, ठीक है। कई बार ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे जाते हैं कि नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो आपको जवाब दे देना है कि नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। और उस समय कितने देश शामिल थे? तो 12 देश शामिल थे, ठीक है। चलिए अब इसका उद्देश्य देख लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। देखिए इसका उद्देश्य यह था कि पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को, अब पश्चिमी गठबंधन का नेतृत्व कौन कर रहा था? अमेरिका, ठीक है। ये याद रखना है। तो अब पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया था, ठीक है। ये एक तरह से संगठन है, इसमें कई देश आपने देखा भी था कि शुरुआत में 12 देश इसमें शामिल थे, ये जरूर याद रखना है, ठीक है। 12 देश शामिल थे और इस संगठन ने घोषणा किया कि संगठन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे। एकदम लाजमी है कि जब कोई एक संगठन बनाया जाता है तो किसी एक के ऊपर भी मुसीबत आती है तो इस संगठन में जितने भी सदस्य देश हैं उन सभी को समझना चाहिए कि यह मुसीबत, यह जो
परेशानियां जो आई हुई है सिर्फ इसी के ऊपर नहीं आई है, ये परेशानियां हम लोगों के ऊपर भी है। ये सोच कर काम करना है, ठीक है, तब जाकर ये संगठन मजबूत होगा और बहुत दिनों तक ये चल पाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये जरूर याद रखना कि इस संगठन का उद्देश्य था कि इसमें से किसी एक को भी प्रॉब्लम होती है तो ये प्रॉब्लम सभी के ऊपर समझना है कि वो प्रॉब्लम हमारे ऊपर भी है, ठीक है। और एक बात ये भी कह सकते हैं कि अमेरिका द्वारा विश्व में लोकतंत्र को बचाना भी इसका एक परम उद्देश्य था, ठीक है। तो फिर जाकर हमने नाटो के बारे में बहुत सारी पॉइंट हमने पढ़ा कि नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, नाटो की स्थापना कब हुई थी, सदस्य देश कितने थे, ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है बच्चे। चलिए, और ये किसके द्वारा बनाया गया था ये भी हमने देखा था। अब आगे देख लेते हैं। देखिए, अब लिखा है वारसा संधि, ठीक है। तो वारसा संधि किसके द्वारा बनाया गया, कब बनाया गया, इसका उद्देश्य क्या था ये भी देख लेते हैं। देखिए, पहली बात कि वारसा संधि को हम वारसा पैक्ट के नाम से भी जानते थे, वारसा पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। देखो, सोवियत संघ की अगुवाई वाले पूर्वी गठबंधन को वारसा संधि के नाम से जाना जाता है। तो अभी आपको क्या जानकारी हो गई कि ये जो था वारसा संधि यानी वारसा पैक्ट, ये सोवियत संघ की अगुवाई वाले पूर्वी गठबंधन को वारसा संधि के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब कि ये जो अगुवाई किया था वो कौन किया था, सोवियत संघ, ठीक है। इसमें कई देश शामिल थे, ठीक है। तो उसी ने क्या किया था कि वारसा संधि को बनाया था, ठीक है। सोवियत संघ के बारे में हम लोग आगे दूसरे चैप्टर में बहुत विस्तार से जानने वाले हैं। सोवियत संघ क्यों टूटा 1991 में, ठीक है, और सोवियत संघ में कुल कितने सदस्य देश थे, ठीक है, किस तरह से ये टूटा, टूटने की वजह क्या, ये सारी चीजें हम देखेंगे दूसरे चैप्टर में, ठीक है। चलिए, बस इसमें ये जानिए कि सोवियत संघ की अगुवाई वाले पूर्वी गठबंधन को वारसा संधि के नाम से जाना जाता है, इतने जरूर याद रखें, ठीक है। प्रश्न पूछेगा कि वारसा संधि या वारसा पैक्ट किसकी अगुवाई में बना था, तो सोवियत संघ, ठीक है, ये आंसर होना चाहिए। चलिए, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो सन 1955 में हुई थी, ये जरूर याद रखना बच्चे, ठीक है। सन 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। और मैं आपसे बोलता हूं कि नाटो की स्थापना कब हुई थी, तो नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में हुई थी, ठीक है। और वारसा संधि यानी वारसा पैक्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 1955 में हुई थी, ठीक है। एक चीज और है कि नाटो किसके द्वारा बनाया गया था, अमेरिका के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और वारसा संधि किसके द्वारा बनाया गया था, सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया था, इतना जरूर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, और इसका मुख्य उद्देश्य या मुख्य काम था कि नाटो में शामिल देशों का यूरोप में क्या करना था, मुकाबला करना था, ठीक है। तो ये चीजें आप जरूर याद रखेंगे। तो आपने वारसा भी जान लिया, वारसा संधि भी जान गए और एक नाटो के बारे में भी जान गए, ठीक है। अब हम एक और देखेंगे टॉपिक, अगला टॉपिक कौन सा है, देखिए लिखा हुआ है कि महाशक्तियों के लिए छोटे छोटे देश का महत्व। जैसे मैं कहता हूं कि एक महाशक्ति एक अमेरिका थी और दूसरी थी सोवियत संघ, ठीक है। अब रही बात ये छोटे छोटे देश थे, ठीक है। तो ये अमेरिका और सोवियत संघ, इन दोनों महाशक्तियों के लिए, दो ही महाशक्ति थी, विश्व जो था वो दो हिस्सों में बढ़ गया था, ये सभी बच्चे ने देखा भी है, ठीक है, सुना भी है, पढ़ा भी है। तो ये जो दो हिस्सों में बढ़ गया था पूरा विश्व, तो ये जो छोटे छोटे जो देश थे, कुछ छोटे छोटे देश अमेरिका की तरफ जा रहे थे, कुछ जो देश थे वो सोवियत संघ की तरफ जा रहे थे, तो ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर में ये जो छोटे देश थे, इनके अमेरिका या सोवियत संघ, इन दोनों महाशक्तियों में जब एंट्री करते थे या उनमें शामिल होते थे तो इनको क्या फायदा होता था, ठीक है। तो भाई इनको महाशक्तियों को फायदा ये होता था कि इससे महत्वपूर्ण संसाधन मिल जाते थे, भू क्षेत्र में बढ़ोतरी होती थी, सैनिक ठिकाने में जासूसी करने में इनको आसानी हो जाती थी, और एक दूसरी चीज कह सकते हैं कि आर्थिक मदद भी मिलती थी, ठीक है। तो बहुत बड़ा फायदा होता। हम तो कह सकते हैं कि अगर मान के चलिए एक महाशक्ति अमेरिका है, दूसरी महाशक्ति सोवियत संघ है, और जितने भी छोटे छोटे देश थे, किसी एक महाशक्ति की तरफ जितना ज्यादा वो जुड़ेंगे वो महाशक्ति उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी, उतनी ही पावरफुल होगी। तो बहुत बड़ा फायदा है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि महत्वपूर्ण संसाधन मिल जाते थे, तेल और खनिज भी मिल जाते थे। भू क्षेत्र के लिए भी आप कह सकते हैं कि यहाँ से महाशक्तियां जो थी अपने हथियारों और सेना का क्या कर सकती थी, संचालन कर सकती थी, ठीक है। और सैनिक ठिकाने भी बता सकते हैं कि वो अपनी महाशक्तियां जो थी वो एक दूसरे की जासूसी कर सकती थी और आर्थिक मदद भी पहुंचा सकती थी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि महाशक्तियों के लिए छोटे छोटे देशों का बहुत बड़ा महत्व था, ठीक है बच्चे। चलिए आगे देखते हैं। अब एक और इस वीडियो में एक लास्ट टॉपिक हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि शीत युद्ध के परिणाम, यानी कि शीत युद्ध का रिजल्ट क्या हुआ, ठीक है। तो देखिए शीत युद्ध का रिजल्ट क्या होता है, गुट निरपेक्ष देशों का जन्म होता है। अब रही बात की गुट निरपेक्ष देशों का जन्म का क्या मतलब है, जैसे देखिए मैंने कहा कि एक महाशक्ति अमेरिका थी और दूसरी महाशक्ति सोवियत संघ थी और बाकी सब ये छोटे छोटे देश थे, ठीक है।
तो कुछ जो देश थे वो अमेरिका की तरफ जा रहे थे, कुछ देश जो थे वो सोवियत संघ की तरफ जा रहे थे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे देश थे जिसमें हमारा एक भारत भी था, जो कि कह रहा था कि ना तो हम अमेरिका में शामिल होंगे और ना ही हम सोवियत संघ में शामिल होंगे, ठीक है। उन सभी ने एक अलग अपना गुट बनाया था। इसी को हम कह सकते हैं गुट निरपेक्ष देशों का जन्म। तो मुझे उम्मीद है कि आपको गुट निरपेक्ष वाली बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। हम लोग अगले वीडियो में गुट निरपेक्ष देशों या गुट निरपेक्षता के बारे में विस्तार से वर्णन करने वाले हैं, ठीक है। अभी मैंने बस थोड़ी सी हल्का फुल्का आपको जानकारी दिया कि एक अमेरिका था और दूसरा सोवियत संघ। तो बहुत से छोटे छोटे जो देश थे ना तो अमेरिका में जाना चाहते थे और ना ही सोवियत संघ में, वो अपना एक अलग गुट बनाकर वो स्वतंत्र रहना चाहते थे, ठीक है। चलिए, अनेक खूनी लड़ाइयों के बावजूद तीसरे विश्व युद्ध का क्या हो जाना, टल जाना। तो शीत युद्ध का रिजल्ट ये हुआ कि कोई युद्ध नहीं हुआ था, जिससे तीसरा विश्व युद्ध क्या हो गया, टल गया। और ये तो बहुत सभी बच्चे जानते ही हैं कि हथियारों की होड़ शुरू हो गई थी शीत युद्ध के दौरान। जी हाँ, और अमेरिका भी हथियार बटोर रहा था, सोवियत संघ भी हथियार बटोर रहा था। दोनों में और कोई मतलब कि और कोई विकास नहीं होता था, सिर्फ हथियारों के ही नाम पर जितना पैसा खर्चा हो जाए हथियारों में ही खर्चा होता था। वो जितना हथियार बटोरता उतना हथियार ये भी बटोरता था। एक तरह से दोनों में एक होड़ थी हथियारों की, ठीक है, कि हम पावरफुल है तो हम पावरफुल है, और दोनों के बीच शीत युद्ध चला, ठीक है। कब से कब तक चला था बच्चे, 1945 से 1991 तक चला था। ये जरूर याद रखें आप, ठीक है। और एक बात ये भी आप सभी बच्चे समझते हैं कि दो ध्रुवीय विश्व का क्या हो गया था, आरंभ हो गया था। पूरा जो विश्व है, पूरा विश्व दो हिस्सों में बट गया था, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ, ठीक है। और एक बात और बता देते हैं, इनके बीच अनेक सैन्य संगठन संधियां भी हुई थी, ठीक है। और इसके बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो शीत युद्ध के परिणाम ये रहा कि गुट निरपेक्ष देशों का जन्म हुआ, अनेक खूनी लड़ाइयों के बावजूद तीसरे विश्व युद्ध टल गया, ठीक है। और हथियारों की होड़ शुरू हो गई थी, दो ध्रुवीय विश्व हो गया था, और अनेक सैन्य संगठन संधियां भी बनी हुई थी, ठीक है बच्चे। तो इस वीडियो में इतना ही तक, ठीक है। धन्यवाद।